वेलकम बच्चे लोग। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसी टॉपिक के साथ शुरू हो जाता है तुम लोगों का अकाउंट्स के अंदर 11th में या अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिकल की शुरुआत। ठीक है, तो हम लोग करते हैं शुरू। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब, तुम पहले तो ये बात समझो कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तुम सारे 10वीं पास हो तो तुमको पता है इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि भैया तुम्हारा राइट हैंड साइड जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच करना चाहिए। दैट इज एन इक्वेशन, राइट। सो एवरी राइट should have a left or every left should have a right and both should be equal. That is what called equation. Now when this equation is formed for the purpose of accounting transactions, such an equation is called accounting equation. For accounting equation we are having what we are having, please look at the board. Accounting equation signifies that the assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital. क्या कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन कि बिजनेस का जो एसेट है वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होने चाहिए। कैपिटल मतलब ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ओनर्स इक्विटी, और लायबिलिटी का मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। A इज इक्वल टू एल प्लस सी, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जहां पर A क्या है, एसेट्स है, L लायबिलिटी और C कैपिटल है। इस इक्वेशन को तुम घुमा फिरा करके ऐसे भी निकाल सकते हो, कैपिटल इज इक्वल टू A माइनस एल, लायबिलिटी इज इक्वल टू A माइनस सी, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बिल्कुल ही जो फंडामेंटल रिलेशन है बैलेंस शीट के जो कंपोनेंट्स हैं, अब जो बिजनेस हाउसेस हैं उसकी जो अकाउंटिंग या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसको बनाने के लिए तुम सारी अकाउंटिंग करते हो, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस होता है जो प्रॉफिट बताती है, और बैलेंस शीट होता है जो एक पोजीशन स्टेटमेंट होता है जो साल के अंतिम दिन आपके एसेट्स या लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है उसको बताता है, ताकि आप निर्णय ले सको या आप अपने बिजनेस के फैसले जो है ले सको। तो ये पोजीशन स्टेटमेंट बताता है। इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए नाम कहता है बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और हमने ये कहा कि देखो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, मैं पहले बता चुका हूँ, हर जगह हर बार तुम्हारा जो एसेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू द लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो हर पोजीशन पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंटिटी मस्ट बी इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ दोज हु हैव फाइनेंस्ड दिस रिसोर्सेज। तो बिजनेस के जो रिसोर्सेज है ना दैट वुड बी इक्वल टू एवरी टाइम, दैट वुड बी इक्वल टू द रिसोर्स, टू द क्लेम्स ऑफ द claims of those who have financed the resources। यानी जिन लोगों ने इस रिसोर्स को बनाने के लिए पैसे दिए हैं उसका एक क्लेम होगा बिजनेस के ऊपर, तो उस क्लेम के बराबर हमेशा ही होगा। अब आप ये समझिए कि जो प्रोप्राइटर होता है वो उसका जो क्लेम होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और जो आउटसाइडर होता है उसके क्लेम को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। प्रोप्राइटर के क्लेम को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, और आउटसाइडर्स के क्लेम को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। जितने भी इक्वेशन का पार्ट है बैलेंस शीट का उसको हम पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर डेट पे होता है। बैलेंस शीट का जो एसेट साइड होता है उसमें सारे एसेट्स होते हैं, यानी वो जो कि बिजनेस एंटिटी ओन करता है, और लायबिलिटी साइड जो है उसमें आउटसाइडर के क्लेम होते हैं और ओनर का क्लेम होता है, प्रोप्राइटर का क्लेम होता है। दोनों इक्वल होंगे। तो अगर दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है ना। तो दिस जस्टिफाइज दैट द नेम ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस शीट इक्वेशन। क्यों?
द इक्वलिटी ऑफ द एसेट साइड एंड द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज एन अनडिनाएबल फैक्ट। इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये ऐसा फैक्ट है। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो तुम अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आया तुमको? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गया थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो अभी हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या चीज़, ठीक है। तो मैं तुमको क्या करता हूँ, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से ये बैलेंस शीट इक्वेशन होगा। या अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए हमने एक यहाँ पर छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लिया है, और इसको देखिए, इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप देखोगे, ये सामने मैं रख रहा हूँ, इसमें देखो है डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। अब देखो इसको कैसे तुम प्रेजेंट करोगे, किसके ऊपर? तुम अपने जो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म करोगे उसमें तुम कैसे इसको यूज़ करोगे। तो मैं इस तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म करता हूँ, यहाँ क्वेश्चन है, मैंने क्या लिया, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तुम्हारा सबसे पहला ये जो सीरियल नंबर ले लो, सीरियल नंबर ले लो, यहाँ पे सॉरी सीरियल नंबर ले लिया। अच्छा, नंबर 1, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। अब कैश क्या है बेटा? कैश हमारा एसेट है, पहले मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, और जितने से मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया वही उसकी कैपिटल हो गई। तो कितना है ये? 50,000 है। तो इधर भी कितना हो गया? कैपिटल भी हो गया 50,000। चलो, तो दोनों तरफ रिकॉर्ड कर लिया आपने। 50,000 की कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश एसेट आ गया, और उतने से ही चूँकि ओनर ने दिया है इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ओनर जो भी कंट्रीब्यूट करता है हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा आप देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखो इसने गुड्स परचेज करा। जब भी गुड्स परचेज करें ना तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम गुड्स परचेज को स्टॉक जो है ना वो बोलते हैं, ओके। तो ये कस्टमरी है तो स्टॉक बोलते हैं उसको। परचेज करा, अब परचेज करा फॉर कैश, इसका मतलब हुआ कि 30,000 जो है वो आपका कैश में से क्या हो गया? माइनस हो गया, और स्टॉक में 30,000 क्या हो गया? जुड़ गया। अगर इस स्टेज पे आप एक नया इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। मान लो ये लिखते हो न्यू इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? ये 20,000 और ये कितना हो जाएगा? 30,000। लायबिलिटी नील है और यहाँ पर ये हो गया 50,000। अब देखो दोनों साइड देखो आपका मैच हो रहा है ना। सो एट एवरी स्टेज आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन व्हेन यू balance the equation, you'll find both the sides of equation is matching. Now the third transaction that you write here is purchase of goods on credit. आपने गुड्स खरीदे हैं लेकिन क्रेडिट में खरीदे, उधार खरीदा। अब जब आपने उधार खरीदा तो किसी को आपने पैसे देने होंगे, तो जिस किसी को भी आपको पैसे देने होंगे वो आपका क्रेडिटर हो गया। दो टाइप के क्रेडिटर होते हैं, दो टाइप के क्रेडिटर होते हैं। एक होता है ट्रेड क्रेडिटर और एक होता है नॉन ट्रेड क्रेडिटर। यानी ट्रेड से संबंधित जो माल आप खरीदते हो उधार, वो आपका ट्रेड क्रेडिटर हो जाता है। और इसके अलावा भी अगर कोई सामान खरीदते हो, जैसे फर्नीचर खरीदते हो उधार या मशीन खरीदते हो उधार, तो उसके लिए हम बोलते हैं नॉन ट्रेड क्रेडिटर। तो ये ट्रेड क्रेडिटर है, तो तुम ट्रेड क्रेडिटर को तुम सीधे क्रेडिटर भी लिख सकते हो। तो उसको तुमने लायबिलिटी कॉलम में लिख दिया क्योंकि वो तुम्हारा लायबिलिटी है। और गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स में कितने की गुड्स ऑन क्रेडिट ली तुमने? 20,000 की ली। तो 20,000 तुमको गुड्स में स्टॉक में ऐड हो गया और 20,000 रुपये की तुम्हारी क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। अब अगर इस स्टेज पे तुम इक्वेशन लिखते हो न्यू इक्वेशन, तुम क्या लिखोगे? 20,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 20,000 ट्रेड क्रेडिटर का और 50,000 कैपिटल। देखो दोनों साइड फिर से मैच हो रहा है। 20 + 50 70 हो रहा है, 20 + 50 यहाँ भी 70 हो रहा है।
इसी तरीके से चौथा ट्रांजेक्शन ले लो, कहता सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000, यानी 10,000 की जो गुड्स है उसको 12,000 में बेच रहे हो। तो यहाँ साफ दिखता है कि भैया 2,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसका होगा? तो प्रॉफिट होगा ओनर का, इसीलिए जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में जुड़ जाएगा। ओके, प्रॉफिट किधर जुड़ेगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा। और आप बेच रहे हो कितने का? 10 का 12 में, तो आपके पास कैश कितना आया? 12 आया। माल कितने का आपने गया? 10 का गया। ये बात समझ में आ रही है? बेचा कितने में? 12 में। जितने में बेचा वो पैसे तुम्हारे पास आ गए, क्योंकि उधार नहीं बेचा है तुमने। तो मान के चलोगे यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मान के चलोगे कि ये तुमने कैश में बेचा है, ठीक है। फॉर कैश लिखा हो तब भी कैश, और कुछ नहीं लिखा हो, ना कोई नाम लिखा हो, तब भी तुम मानोगे कि ये कैश में तुमने बेचा है या खरीदा है। तो 12,000, 10,000, और यहाँ पर इसको अब न्यू इक्वेशन ले लो। मैं अभी न्यू इक्वेशन को NE शॉर्ट में लिख देता हूँ समय बचाने के लिए। तो 32,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 52,000। देखिए आप दोनों तरफ ऐड करके देखिए, आपका इक्वेशन क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, यानी बैलेंस हो रहा है। पांचवा ट्रांजेक्शन देखिए, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। दोस्त, फर्नीचर जो है क्रेडिट पे खरीदा। अब देखो, अब ये जो क्रेडिटर जो मैं तुमको बता रहा था कि दो टाइप के क्रेडिटर होंगे, एक हो जाएगा ट्रेड क्रेडिटर, एक हो जाएगा ट्रेड क्रेडिटर। जो ये 20,000 है ना, जो ये तुम्हारा 20,000 है ना, ये ट्रेड क्रेडिटर है, ठीक है। ये जो 20,000 है तुम्हारा, ये ट्रेड क्रेडिटर है। अब यहां पर दूसरा तुम्हारे पास में लायबिलिटी जो है वो हो गई नॉन ट्रेड क्रेडिटर, नॉन ट्रेड। तो अब तुमने पांचवे में क्या किया? बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, 2,000 की फर्नीचर खरीदी। तो फर्नीचर एक तरीके से तुम्हारा, एक तरीके से क्या, दोनों तरीके से फर्नीचर तुम्हारा क्या एसेट है। 2,000 की फर्नीचर खरीद ली, लेकिन ये फर्नीचर जो तुमने खरीदी ना बॉस, वो खरीदी तुमने उधार में, और ये उधार ट्रेड क्रेडिटर नहीं हुआ, ये नॉन ट्रेड क्रेडिटर हुआ। अभी अभी मैंने बताया, जो गुड्स तुम बिजनेस के लिए परचेज करते हो, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस जिसमें डील करती है, और उधार खरीदते हो तो ट्रेड क्रेडिटर हो गया। उसके अलावा अगर कुछ खरीदते हो तो नॉन ट्रेड क्रेडिटर हो गया। अब तुम इस इक्वेशन को क्या करो, फिर से न्यू इक्वेशन लिख दो, और देखो क्या हो गया। 32,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 22,000 प्लस 52,000। अब देखो दोनों तरफ मैच करो, 72 और 2, 74, वहाँ भी हो गया, वहाँ भी हो गया 74। ऐसे ही छठा देखो, पेड कैश टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को 15,000 पे किया। तो यहाँ पर क्रेडिटर का मतलब ट्रेड क्रेडिटर, समझ गए। 15,000 इसको पे किया, तो 15,000 यहाँ से माइनस कर देंगे कि उतनी की लायबिलिटी आपकी क्या हो गई? कम हो गई, और उतना कैश आपके साथ से चला गया। दोनों चीज़ें एक साथ हुई, दो घटनाएं इसमें आइडेंटिफाई क्या करोगे? कैश तुम्हारे पास से 15,000 चल गया, तो भैया उतने का कर्जा भी तो घट गया ना, तो वहाँ कर्जे घटा दिए और यहाँ कैश घटा दिया। अब तुम्हारा बच गया फिर से न्यू इक्वेशन, तो ये हो गया 17,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 5,000 प्लस 52,000। बात समझ में आई? अब देखो लास्ट इक्वेशन, सातवां, कहता है सैलरी पेड, 1,000 रुपये का तुम्हारा सैलरी पे किया, तो 1,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दो, और 1,000 रुपये तुम कैपिटल में से माइनस कर दो। अकाउंटिंग इक्वेशन के केस में दो तीन बातें ध्यान रखनी है। देखो, जितना तुम्हारा प्रॉफिट है, गेन है, इनकम है, इन सबको कैपिटल में प्लस कर दो, कैपिटल में प्लस कर दो। कोई भी लॉस हो, एक्सपेंस हो, इसको कैपिटल में माइनस कर दो। ड्राइंग्स हो, कैपिटल में माइनस कर दो। समझ में आई बात?
क्या करना है, अगर कोई गेन हो, प्रॉफिट हो, इनकम हो तो कैपिटल में प्लस कर दो, कोई लॉस हो, एक्सपेंस हो, ड्राइंग्स हो तो कैपिटल में से माइनस कर दो, ये याद रखना है। तो 1000 जो है ये क्या है, एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल में से। फाइनली तुम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। तो ये फाइनल इक्वेशन क्या हुआ, देखो ये हो गया 16000 प्लस 40000 प्लस 2000 इज इक्वल टू फिर से 2000 प्लस 5000 और प्लस 51,000। देखो बेटा जोड़ोगे तो दोनों तरफ मिला करके इधर देखोगे 56 to 58, इधर भी देखो 56 प्लस 258, दोनों तरफ मैच हो गया, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गया। और ये हर एक क्वेश्चन में होता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप समझ गए कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और अकाउंटिंग इक्वेशन पर आने वाले क्वेश्चंस को कैसे आप करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।